जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट इसलिए है कि शायद जनता को उम्मीद है कि आपके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोबारा कमल खिलाएंगे उत्तराखंड में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, आपको 5 महीने का कार्यकाल अब तक मिला है। 5 महीने में कोई जादू मंत्र आपके पास है कि दोबारा से कमल खिल जाए उत्तराखंड में? देखिए, समय जरूर कम है। आप नहीं, सभी कहते हैं कि समय कम मिला, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना भी समय मिला मुझे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं, और उसमें मैंने कोई कोताही नहीं करी है। और मेरे भाव में है कि मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और इस दौरान हमने बहुत सारे फैसले भी लिए, फैसले ही नहीं लिए बल्कि उनको धरातल पर उतारा है, उनके शासनादेश जारी किए हैं। साथ में वित्तीय प्रबंधन करते हुए बहुत सारी योजनाओं पर हमने शासनादेश के साथ साथ कार्य भी शुरू कर दिया है। तो हम लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, भली भांति जानती है। और ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चूँकि यहाँ से विशेष लगाव है, और 1 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे प्रदेश के लिए पिछले 5 वर्षों में यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। और तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे भाव को जनता भली भांति समझती है। धामी जी, इस वक्त आपके हाथ में चोट लगी है। क्रिकेट खेलते हुए आप कल गिर गए थे, और ये जो आज प्लास्टर लगा हुआ दिख रहा है, ये कल नहीं दिख रहा था। ज्यादा चोट आई है? नहीं, कल चूंकि इसमें कल हमारा सब युवाओं का युवा मोर्चा और हमारी टीम एक मैत्री मैच खेल रही थी, और मैत्री मैच खेलते हुए चूंकि वहाँ रन लेते समय मैं फिसल गया था और फिसल कर गिर गया। गिरने के बाद फिर उठा और पूरा मैच खेला मैंने। कल आज सूजन इसमें बढ़ गई थी, तो आज प्रातःकाल मैंने इसका एक्सरे करवाया, तो हल्का सा फ्रैक्चर है। सामान्य बात है, काम कर रहा हूँ। उसके बाद में ये प्लास्टर बदवा के मैं टिहरी गया था, घनसाली में हमने वहाँ जनसभा की, और पूरे दिन भर आज काम किया है, फिर आपके बीच में हूँ। तो धामी जी, आपने कहा मैत्री मैच में अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो असली मैच जो आपको कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ खेलना पड़ेगा, इसमें क्या होगा? नहीं, हम तो उस मैत्री मैच में भी, और मैत्री मैच भी कल हमने जीता है। और आगे के सभी मैच जीतेंगे हम लोग। धामी जी, कहा जाता है उत्तराखंड की परंपरा रही है पिछले 21 सालों में, जब से ये प्रदेश बना है, कि वो ऑल्टरनेट पार्टी को चुनती है हर चुनाव में। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। तो आप इस बार कैसे, ये जो परंपरा रही है, इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, आप देखते जाइए, अभी 5 महीनों में जिस प्रकार से हमने काम किया है, और पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार चल रही थी, उस सरकार ने बहुत काम किए हैं। और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हर वर्ष नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो ये भी नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने यहाँ के लिए दी हैं, तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। धामी जी, विपक्ष का कहना है उत्तराखंड में कि आप तीसरे मुख्यमंत्री हैं पिछले 4 साढ़े 4 सालों में।
अगर काम इतना अच्छा चल रहा था बीजेपी का, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों हटाया गया और उनको हटाकर फिर तीरथ सिंह जी को लाया गया, फिर आनन फानन में उनको भी हटाना पड़ा और आप जैसे युवा नेता को सामने लाया गया। तो अगर इतना अच्छा काम चल रहा था तो प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में बहुत बार बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और उसके कारण से इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दोनों लोगों ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों या तीरथ सिंह रावत जी हों, उन्होंने सबने अच्छा काम किया और जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने किए हैं। उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार वही है, केवल चेहरा बदल गया है। चेहरे के रूप में मैं आपके सामने हूँ। उन्हीं कामों को आप कहाँ बढ़ा रहे हैं? आपने तो मंदिरों को मुक्त कर दिया है सरकारी कंट्रोल से, और ये हमारा टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर ये हमारा कैंपेन भी था कि सरकारों का मंदिरों में क्या काम। तो ये मंदिरों को सरकार के अंडर करने वाली आपकी सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, निकालने वाले आप थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं? मैं सभी काम जो उनके द्वारा शुरू किए गए थे, अच्छे काम, उन सभी कामों को बढ़ा रहा हूँ। जो काम छूट गए हैं उन कामों को भी बढ़ा रहा हूँ। और जब मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करना मैंने शुरू किया तो पहले दिन से बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे समाज के लोग हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, महापंचायत के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से इस बात को बताया कि देवस्थानम एक्ट में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए, इसमें ये कमी है या इसमें सुधार की गुंजाइश है। हमने सबको लेकर, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनके अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पूरे 3 महीनों तक काम किया और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करी और मुझसे भी सभी जगह के लोग मिले, सारे चारों धामों के लोग मिले, तीर्थ पुरोहित मिले, पंडा समाज के लोग मिले, हमारे महापंचायत के लोग मिले, संत समाज के लोग मिले। हमने सबकी राय ली। कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद हमने मंत्रिमंडल की मैंने एक उप समिति बनाई और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि सबकी राय, चूँकि मैं सबकी राय से काम करता हूँ, मुझे लगा कि सबकी राय है इस समय में ये देवस्थानम एक्ट वापस लिया जाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैंने निर्णय किया कि देवस्थानम एक्ट वापस लिया जाए। तो इस समय अलग परिस्थिति थी, उस समय अलग परिस्थिति थी। तो पहले लोगों की राय नहीं ली गई थी या फैसला गलत था? देखिए, उस समय क्या हुआ, चूंकि मैं उस समय उस फैसले में नहीं था, लेकिन मैंने जब से काम करना शुरू किया मुझे इस समय लगा कि ये फैसला लेना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला लिया। धामी जी, बहुत लोगों का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी के पास मंदिरों के अलावा, हिंदुत्व के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है और जब भी चुनाव आते हैं तो आप मंदिर और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या? नहीं, जहाँ तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, हमारी पार्टी ने हमेशा धार्मिक संस्थानों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने इतने सारे काम हुए हैं। उसके एक के बाद एक उदाहरण है। आज हमारा केदारपुरी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उस केदारपुरी को पुनः नया रूप देने का काम जो सैकड़ों वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नई केदारपुरी बन गई है। आप काशी विश्वनाथ, आप भी थे वहां पर? मैं भी गया था वहां। तो सारे मुख्यमंत्री परिषद की वहां बैठक थी और जिस प्रकार से मैं 2002 में पहले वहां गया था तो अंदर जाने के लिए बहुत सकरा रास्ता होता था, बहुत छोटी सी गली होती थी और कोई भी भक्त, कोई आस्था भगवान पर जिसकी है, वो गंगा जल लेकर सीधे जो है भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित नहीं कर सकता था। आज क्या हाईवे बन गया है,
सीधे आप जो है गंगा जल लेकर आइए और सीधे भगवान को चढ़ा दीजिए। आप सीधे मंदिर के अंदर घुस जाइए। ऐसा कॉरिडोर बना है कि 350 वर्ष पूरे रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, उसके बाद किसी ने इतने वर्षों तक नहीं सोचा। ये दूरदर्शिता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर थी, तो भव्य काशी और दिव्य काशी वहाँ बन गई है। और जिसका सब लोग नाम लेते थे कि अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इतने वर्षों तक अटका रहा, उसको भी मंजिल तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है, तो अभी भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। एक अलौकिक कार्य उनके नेतृत्व में हो रहा है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का जो धाम है हमारा, उसका भी पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमारी सरकार उस पर भी लगातार काम कर रही है। अभी 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने वहाँ के सब कामों के लिए दे दी है। आने वाले वर्षों में जब आप आएंगी बद्रीनाथ जी में दर्शन करने, तो आपको एक नया स्वरूप वहाँ भी दिखाई देगा। धामी जी, लोगों का कहना है और हरीश रावत जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता हमारे साथ यहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये काम पहली बार हुआ होगा, लेकिन ये भी पहली बार हुआ है कि मंदिरों के गर्भगृह से पूजा करते हुए डायरेक्ट टेलीकास्ट लाइव हो रहा है, आस्था का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा उन्होंने बीजेपी पे और प्रधानमंत्री पे अपना देखिए, बयान यहाँ तक मैं उनकी बात करूं तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या होते हैं आप बताइए। मैं तो इतने ऑडियंस बैठे हैं मैं तो आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या केदारपुरी का पुनर्निर्माण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? भगवान रामलला का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? हैं? बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए। और अंदर से गर्भगृह से डायरेक्ट टेलीकास्ट पूजा याचना का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्म पर आस्था होना और उसका प्रदर्शन होना, दोनों आस्तिक लोग ही कर सकते हैं। अब गंगा जी में स्नान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ पर पूजा कर रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो धर्म और कर्म, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो, जो लोग धर्म नहीं करते थे उनको धर्म करने पर मजबूर होना पड़ा। कोई जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है, कोई मंदिरों में जाने के लिए मजबूर है, और ये सब केवल वोटों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी राजनीतिक दल पहले हमारे जनरल बिपिन रावत जी का, सैनिकों का अपमान करते थे, आज चुनाव नजदीक देखकर उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता हो, देश की जनता हो, भली भांति जानती है कि किसके मन में क्या है, और उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जहाँ तक धार्मिक चीज़ों का प्रश्न है, उसमें हम कभी कोई बात छिपाते नहीं। और प्रधानमंत्री जी की आस्था है, वो शिव भक्त हैं। और देखिए, शिव भक्त तो राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को शिव भक्त कहते हैं। अब कहते हैं, लेकिन देश की जनता जानती है कि वो किस प्रकार के भक्त हैं। जो हिंदू, क्यों, उनकी भक्ति में क्या कमी देखी आपने? जो हिंदू और हिंदुत्व को उसकी परिभाषा ही नहीं बता सकते हो, वो कैसे शिव भक्त होंगे? आप जानते हैं। तो आपको लगता है ये हिंदू और हिंदुत्व का वो जो फर्क बताते हैं, हिंदू वो कहते हैं वो होता है जो कांग्रेस के लोग खुद हैं, और हिंदुत्व करने वाले यानी कि जो महात्मा गांधी का कत्ल करते हैं वो हिंदुत्ववादी होते हैं। देखिए नाविका जी, देश के अंदर उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर जितनी भी योजनाएं आई हैं वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं आई हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए नहीं आई हैं। अब देखिए, उज्ज्वला योजना चलाई उन्होंने, देश के अंदर 9 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित हो गए अभी तक। तो उसमें पूछिए कि किसी का ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य कास्ट के हो? सबको मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, सबको मिल रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उत्तराखंड के अंदर भी 4 लाख लोगों ने अभी तक उससे अपना इलाज करवा लिया है। 500 करोड़ लगभग रुपया हमारा यहाँ खर्च हो चुका है और हर किसी को दिया जा रहा है, चाहे स्वामित्व योजना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना हो, जल जीवन मिशन योजना हो, देश के हर आदमी के लिए चलाई है। तो आप मानिए कि देखिए देश में जो है जो भी है समानता के आधार पर वो काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो उनका एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पुष्कर धामी जी कहाँ फिट होते हैं? छतरी नरेंद्र मोदी की अस्तित्व उनका, तो धामी जी उत्तराखंड के लिए क्या बनेंगे? हर चीज पर तो प्रधानमंत्री का नाम है। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज पूरा देश चल रहा है और उत्तराखंड में भी हमने 5 महीने में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फैसले लिए हैं। हमने सबसे पहले तो चूंकि यहाँ पर कोरोना महामारी के समय में हमारे जो 4 धाम यात्रा नहीं चल पाई, पर्यटन का सीजन नहीं चल पाया, उसमें हमने सीधे डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया सभी लोगों की सहायता के लिए। छोटे होटल वाले, ढाबे वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में, जिसमें कि हमारी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन काम करते हैं, हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारे पुलिस के लोग, उन सभी के लिए हमने जो है प्रोत्साहन की राशि दी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, ग्राम विकास डिपार्टमेंट के हों, होम गार्ड वाले हों, हमारे पीआरडी के जवान हों। इसी तरीके से हमने जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशाएं हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि हैं, सभी को हमने इससे जोड़ा है। खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। हमने जो फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लिए हैं और केवल फैसले नहीं लिए, मैंने कहा कि हमने वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन सबको धरातल पर उतारा है, उनके शासनादेश किए हैं। और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, बचपन से हमने अनुशासन सीखा है, काम करना सीखा है, उस काम को कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता हमें फिट करेगी जहाँ भी करना है। अभी तो हम चूँकि आए थे, एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे बार बार आप लोगों के बीच में से आवाज़ आती है कि कम समय मिला, कम समय मिला। तो मैं कभी ये शिकायत नहीं करता हूँ कम समय मिला। मुझे जितना भी समय मिला है, जो समय मिला है, वो मैं खुल के बैटिंग कर रहा हूँ अपनी। आप बैटिंग कर रहे हैं और आपने कल चोट लगने के बावजूद मैच जीता। इस बार कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अल्टीमेटली तो मैथमेटिक्स बताता है कि सत्ता में कौन आएगा। आप बिल्कुल तय मानिए, मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जा रहा हूं और छोटे छोटे स्थानों पर जहां लोगों को कार्यक्रम करने बहुत भारी पड़ जाते थे, वहां पर हजारों लोग, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सब आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। लोग कहते हैं राहुल गांधी की रैली बहुत बड़ी थी, बहुत लोग उमड़ कर आए थे उसमें। आप कह रहे हैं आपकी रैलियां बड़ी होती हैं। देखिए, रैलियां चूंकि ये कोई मानक नहीं होता है और मैं इसको मानक तो आप मानता मानते नहीं हूं, हैं कि राहुल गांधी की बड़ी थी रैली? देखिए, राहुल गांधी जी की जो रैली थी, वो रैली बिल्कुल वही घिसी पिटी रैली थी। उसमें कोई विजन नहीं था, कोई उत्तराखंड की बात नहीं थी। वहाँ सैनिकों के फोटो इसलिए लगाए गए थे, लोग उसको भली भांति समझते थे। उसमें कोई विजन कहीं से दिखाई नहीं दिया। और रैली करना, लोगों को लाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लेकिन लोगों का भाव क्या है? उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं। वो भली भांति जानते हैं कि उनको क्या करना है। इसलिए मैं आपके इस मंच से कह सकता हूँ यहाँ से कि उत्तराखंड की जनता पिछली बार से ज़्यादा बहुमत देने वाली है भाजपा को, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वो कालखंड देखा है, उन्होंने वो करप्शन का ज़माना देखा है, वो काला पंजा देखा है, वो खूनी पंजा देखा है। इसलिए कोई भूल नहीं करने वाली है उत्तराखंड की जनता। और मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो डबल इंजन हमारा जो चल रहा है, हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है, आज चाहे हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें,
चाहे हम आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें, यहाँ पर चलने वाले एम्स की बात करें, हमारा जो हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है उसकी बात करें, भारतमाला श्रृंखला में जो पूरे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ने का काम हो रहा है, BATP योजना में तमाम काम हो रहे हैं, और जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, हमारी जो है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना लाखों लोगों को सीधे सीधे लाभान्वित कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान के तरफ शौचालय बनाने की योजना, तो मैं समझता हूँ कि पहले कभी ऐसा काम हुआ नहीं जो इन 5 वर्षों में 7 वर्षों में हो रहा है। धामी जी, यही बात हरीश रावत जी भी कह रहे थे और उन्होंने कहा कि काम और डबल इंजन सरकार के साथ साथ आपने मगरमच्छ भी पाल रखे हैं। आज उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया था कि उनके पीछे कुछ मगरमच्छ पड़े हैं और उन्होंने यहाँ पर ब्यौरा दिया ऑडियंस के सामने कि ये मगरमच्छ वो किसे बुलाते हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स। मैं समझता हूँ कि उनका मगरमच्छ जो है अपनी पार्टी के अंदर होंगे, और जो मगरमच्छ उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं वो लगातार उनको खींच रहे हैं पीछे को, और उनके अपने पार्टी के अंदर ही लड़ाई चल रही है। अब मैं तो चले मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरी पार्टी ने तय किया है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी लगा हूँ, मैं रात दिन जा रहा हूँ, पार्टी ने एक दायित्व दिया है, वहां तय नहीं हो पा रहा है। तो आपको लगता है इसका खामियाजा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं पर खड़ी ही नहीं है, उनके अंदर जो है अलग अलग गिरोह के रूप में पार्टी चल रही है, अलग अलग गुटों के रूप में पार्टी चल रही है। तो फिर मैदान में इस वक्त केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी है, कर्नल साहब, कोथियाल साहब हैं, और साथ में वो कहते हैं स्कूलों का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिल्ली से आएगा, और अगर दिल्ली में उन्होंने काम करके दिखाया है तो उस बेसिस पर उत्तराखंड में उन्हें वोट पड़ेंगे। और साथ साथ तीर्थ यात्रा, आप ही का फॉर्मूला वो भी ले रहे हैं, तीर्थ यात्रा उन्होंने प्रॉमिस कर दी है, फ्री बिजली, फ्री पानी। हमारे यहाँ के दिलवर नेगी का जिस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने हत्या करवाई, सैनिकों से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगा। उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं, और वो देश के साथ चलते हैं हमेशा। और उत्तराखंड और दिल्ली दोनों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, दोनों बहुत अलग अलग हैं। यहाँ के लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ जीना जानते हैं, देशभक्त हैं, यहाँ पर राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के जो भी चुनावी नारे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, वो चलने वाली नहीं है। कोई इनसे पूछे कि आज से 4.5 साल पहले तक कहाँ थे आप, 4.5 वर्षों बाद दिखाई दे रहे हैं। इनके जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी इनके वक्तव्य हैं, वो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहे हैं, चुनाव के अलावा इनका कोई वक्तव्य नहीं है। सारी योजनाएं, सारा संगठन, सारे जो केंद्र बिंदु हैं इनके, वो केवल चुनाव को लेकर हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है कि हम पिछले 5 सालों से लगातार जनता के बीच में रहे हैं, लगातार उनके जो भी कार्यक्रम में हमने आगे बढ़ाए हैं, जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है हम उनका लोकार्पण कर रहे हैं, जो शुरू की है योजनाएं उनको पूरा कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान विकास की ओर है, इनका ध्यान चुनाव की ओर है। तो धामी जी, मुख्यमंत्री जी, सवाल ये भी है, और आज ये सवाल कई बार उठा इस मंच पर, कि यहाँ पर जो दर है बेरोजगारी की, और वो भी युवा वर्ग में, वो बहुत ज़्यादा है। देश में सबसे ज़्यादा 27% का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो क्या इस चुनाव में आप देशभक्ति देंगे लोगों को या रोजगार देंगे? नहीं, हम रोजगार को लेके बहुत सजग हैं, और हरीश रावत जी तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय के भी आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं। जो आज बेरोजगार हैं, क्या उनके समय में उनको रोजगार मिल गया था? हमने तो कोशिश करी है कि जिस दिन से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, पहले दिन हमने कैबिनेट में ये फैसला किया कि हमारे जितने भी सरकारी पद खाली हैं, हम सारे सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज रात को 12 बजे तक भी जो है लोक सेवा आयोग के अंदर काम हो रहा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर काम हो रहा है। हम लगातार भर्तियां निकालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है सभी विभागों से
जहां भी जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उन संभावनाओं को खोजा जाए और नई भर्तियां शुरू की जाए। अभी पुलिस विभाग में पिछले कई वर्षों से भर्तियां नहीं हुई थी। हमने 1734 पद आज से 5 दिन पहले निकाले हैं। हम सहकारिता विभाग में निकाल रहे हैं, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, जिन विभागों में भी नियुक्तियां निकल सकती हैं हम निकाल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि देखिए 25,000 के लगभग तो हमारी अभी रिक्त पद हैं। 25,000 हम और निकाल लेंगे, कुल मिलाकर ही 50,000 हो जाएंगे। लेकिन खाली 50,000 से भी काम चलने वाला नहीं है। तो बेरोजगारी बहुत है और ये आज नहीं चली आ रही है। इस बेरोजगारी को केवल सरकारी नौकरी के भरोसे कम नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना चलाई है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई है। हर महीने जो भी नौजवान, जो हमारे भाई बहन अपना रोजगार करना चाहते हैं, उन सबको स्वरोजगार से जोड़ने की हम योजना बना रहे हैं। और वो केवल नारे के रूप में नहीं, हम चाहते हैं धरातल पर वो योजना ठोस तरीके से काम करे। प्रत्येक महीने जो ऋण लेने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हम SLBC की बैठक कर रहे हैं, सारे बैंकों की बैठक कर रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि जितने भी आवेदन आपके पास आए हैं सब पर आप ऋण देने की प्रक्रिया करिए। हम होम स्टे को बढ़ा रहे हैं। अभी 8,000 लोगों को होम स्टे उत्तराखंड के अंदर जो है रोजगार देने का काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में हम चाहते हैं कि ये जो है लाखों तक पहुंचे, लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करे। इसी प्रकार से स्वरोजगार योजना, रोजगार के मेले लगा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम जो लाखों हमारे बेरोजगार हैं वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने। हम इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तो सपनों के सहारे ही चलता रहेगा ये कारोबार या ये कभी हकीकत में बदलेगा कि रोजगार ढूंढने वाला रोजगार देने वाला बन जाएगा? इसके लिए हम ठोस काम कर रहे हैं, बिल्कुल धरातल पर। मैं आपसे 5 सालों में क्या हुआ उसका ब्यौरा दीजिए। नहीं, 5 साल में लगातार जो काम हो सकते थे सारे काम हुए हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो योजना पूरी हुई हैं और ठोस तरीके से हुई हैं। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बातें कम हुई हैं, काम ज़्यादा हुए हैं। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा रोड मैप है। हमने अगले 10 वर्षों का रोड मैप बनाया है। हमने सारे विभागों से कहा है कि आप अपना रोड मैप बना के दीजिए हमको। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, उनकी अपेक्षा भी है कि जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, अभी 21 वर्ष का हुआ है, जब 25 वर्ष का हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य के रूप में जाने जाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इतने समय में हमने ये काम किया है, हम सीख रहे, कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सबको साथ में लेके। अभी हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें हम नीति आयोग के लोगों से भी परामर्श कर रहे हैं, भारत सरकार के जो हमारे सलाहकार हैं उनसे भी कर रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे विशिष्ट महानुभाव हैं, नीचे के ऊपर के हमारे जनप्रतिनिधियों का, सबका हम लोगों ने एक विचारों की श्रृंखला से सबके विचार लिए हैं। उनको सबको कंपाइल करके एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा सारा ध्यान 2022 के नहीं है, हमारा सारा ध्यान 2025 में है और 2025 के बाद 2030 में हमारा ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हर क्षेत्र में, हम पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन रोकने के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, कि ये आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक है, इस 20 से 30 का दशक ये उत्तराखंड का दशक हो, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आपने 2025 की बात की, गलती से तो नहीं कही? 2024 होगा ना? 25 लोकसभा इलेक्शन तो 24 में है। मैं 25 की बात कर रहा हूँ, चुनाव से 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार होगी जब वहाँ मोदी जी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री होंगे और वहाँ भी सरकार होगी, यहाँ भी सरकार होगी, दोनों सरकार मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम ये कहे कि ये वाला मैच छोड़ो जो हम खेल रहे हैं, मैं अगली सीरीज जीत के दिखाऊंगा, तो क्या उससे क्रिकेट के फैंस संतुष्ट होंगे? नहीं, हम तो वर्तमान में जीने वाले हैं, वर्तमान में जीते हैं। भविष्य की जो है चिंता हम करते ही नहीं है। मैं तो देखिए भविष्य की चिंता करने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ
वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम ये मैच खेल रहे हैं तो ये मैच भी धमाकेदार खेलेंगे और आने वाला मैच भी जोरदार खेलेंगे। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस पर सरकार का रवैया साफ तौर से सामने नहीं आया है। भू कानून को लेकर आपकी सरकार का क्या आखिरी फैसला है? आपने कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन आज तक आपने इस पर फैसला नहीं लिया है कि बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, और कुछ लोगों की ये चिंता भी है कि बाहरी लोग आएंगे, निवेश के नाम पर ज़मीन लेंगे, यहाँ पर इकोलॉजी का क्या होगा, यहाँ पर वातावरण और एनवायरनमेंट का एक तरह से खौफ देख चुकी है दुनिया। इस पर आपका क्या रवैया है? देखिए, हम भू कानून पर पूरी जो कमेटी है उस कमेटी की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। कुछ रिपोर्ट आई है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को ध्यान में रखते हुए और जो जरूरी कदम उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उत्तराखंड वासियों के लिए होगा, हम उस पर फैसला लेंगे, जैसे हमने हर मामले में फैसले लिए हैं। चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? हाँ, निश्चित रूप से हम जो है, जो भी जरूरी होगा हम उस पर फैसला करेंगे। चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? जब उचित वक्त होगा उस समय लेंगे। आप घबरा क्यों रहे हैं धामी जी? बताइए ना जनता को, क्योंकि चुनाव जो है वो जीते जाने चाहिए। मैनिफेस्टो पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम कोई भी फैसला केवल चुनाव के लिए नहीं लेने वाले हैं। हम उत्तराखंड राज्य के हित में लेने वाले हैं जो भी लेंगे। तो आपका कहना है कि इस पर अभी विचार विमर्श बाकी है? नहीं, हमने काफी सारा विचार किया है। जो सबसे अच्छा फैसला होगा वो लेंगे। टाइम फ्रेम? फैसलों का एक टाइम फ्रेम होता। आप देखिए, आपने एक बार, पहली बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझसे 2-3 प्रश्न किए थे। उसमें से आपने एक कहा था कि हरिद्वार में जो है कोरोना जांच के नाम पर घपला हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि हम 1 महीने में फैसला कर लेंगे इसका। हमने 1 महीने में फैसला किया। आपने मुझसे देवस्थानम के बारे में पूछा था। आपने देवस्थानम के बारे में तब पूछा था। हमने कहा था कि उचित समय आने पर हम उसका फैसला करेंगे, और देवस्थानम का भी फैसला हो गया। उसी तरीके से आप आज पूछ रही हैं तो मैं इसके बारे में भी कह रहा हूं, उचित समय आने पर हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। धामी जी, आपकी बहुत बहुत ख्यातियां हैं। आप लॉयर है ना? हाँ, प्रैक्टिस तो नहीं करता हूँ लेकिन लॉ पढ़ी है। नहीं, प्रैक्टिस तो आप सारी यहाँ पर कर रहे हैं, बातों में उलझा रहे हैं। तो सारी प्रैक्टिस मैं अपनी जनता का वकील बनकर जो भी वकालत कर सकता हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। वकील भी आप, जज भी आप, जजमेंट भी आप ही देंगे। नहीं। तो जनता क्या करेगी? नहीं, जनता के वकील हैं हम लोग और उसकी वकालत कर रहे हैं, और अभी जितनी वकालत हो सकती है उतनी हमने की है। आगे कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस और सीखें और अच्छी वकालत करें। धामी जी, मैं आपसे पर्सनल सवाल भी पूछना चाहती हूँ। जब आपका नाम अनाउंस हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए, तो बीजेपी में भी और जनता में भी एक कहीं ना कहीं हैरानगी हुई थी कि ये कहाँ से हीरा ढूंढ कर ले आए हैं। कैसे हुआ था ये वाक्य? अब तो 5 महीने बाद कुछ इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं सच बताऊं आपको तो मुझे भी इसकी जानकारी तभी हुई जब हमारी पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी, और उसके अंदर मीटिंग होने पर भी तब तक भी पता नहीं था, जब तक कि हमारे जो इंचार्ज थे, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने वहाँ से ऊपर से अनाउंस किया कि आज जितनी चर्चा हुई है उस चर्चा में एक ही नाम आया है, पुष्कर सिंह धामी का, और उनको विधानमंडल दल का नेता के रूप में उनका चयन किया जाता है। तो मैं सच बताऊं तो ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। आप सोचिए कि कितना नेतृत्व का एक विश्वास अपने कार्यकर्ता पर,
कि उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करेगा। दूसरी पार्टियों में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना होता है, पहले तो उनके यहाँ खूब खींचतान होती है, कोई इधर लॉबिंग करता है, कोई उधर करता है। एकमात्र पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक सामान्य परिवार के एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक बना दिया जाता है और कोई बात भी नहीं करते। विपक्ष इसको दूसरे तरीके से भी कहता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहने को लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन गुरु मंत्र ऊपर से आता है और ऊपर से कान में बोल दिया जाता है। ये विधायकों का फैसला नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो कितनी सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक चाय बेचकर भी जिन्होंने अपना जीवन चलाया हो, वो आज देश के मुख्य सेवक हैं। और हमारी पार्टी में कोई परिवार से कुछ लेकर नहीं आया है कि परिवार में कोई किसी के पिताजी जो है मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो उस पार्टी में होता है कि सीट पक्की है, सोनिया जी हैं तो हमेशा सोनिया जी अध्यक्ष रहेंगी, गारंटी वहाँ मिल सकती है। राजीव गांधी, राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी ही रहेंगे, प्रियंका गांधी है तो प्रियंका गांधी रहेंगे। अब क्या, दो बच्चे छोटे, रोहान, क्या नाम उनका, रेहान और प्रियंका जी के जो बच्चे हैं, हाँ, उनके बारे में तय हो सकता है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई तय नहीं है किसी के यहाँ। कोई एक झाड़ू लगाने वाला, एक पोस्टर लगाने वाला, एक बॉल पेंटिंग करने वाला, बूथ का जो अध्यक्ष है या बूथ का कार्यकर्ता है वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। हमारे पुराने वाले जो, चाहे नड्डा जी हों, चाहे हमारे अमित शाह जी हों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। सभी लोग सामान्य स्थितियों से आए हैं, किसी की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही राजनीतिक क्षेत्र में। तो हम न तो परिवारवाद के बात पर, न किसी वंशवाद के आधार पर, न किसी अन्य बात के आधार पर, यहाँ तो सब लोग राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ते हैं। धामी जी, 5 महीने से जो आप कहते हैं मुख्य सेवक का एक ड्यूटी अपनी अदा कर रहे हैं, इसमें मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का कितना होता है और उन्होंने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मैं सच बताऊं तो सही मायने में वो कर्मयोगी हैं और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब वो पार्टी के कार्यक्रम में होते हैं या किसी बैठक में होते हैं तो उनका अलग रोल होता है, सरकारी कार्यक्रम में होते हैं तो वहाँ पर अलग रोल होता है। और मैं आपको एक घटना अभी बनारस की बताना चाहता हूँ। रात को हमारी बैठक थी मुख्यमंत्री परिषद की, जिसको 9:30 बजे समाप्त होना था। 8 बजे से चल के 9:30 बजे समाप्त होना था और वो बैठक हमारी रात को 1 बजे तक चलती रही, जिसमें 12 मुख्यमंत्री थे, 7 उप मुख्यमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी थे और माननीय नड्डा जी थे, सब मिला के 21 लोग। और 1 बजे बैठक समाप्त होती है। बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा अभी एक कार्यक्रम और रह गया है, मुझे अपना कार्यक्रम करना है। तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि मैं उनके बगल में ही खड़ा था पीछे। तो मैंने सोचा कि ये रात को 1 बजे आप कौन सा कार्यक्रम होगा। आपके सामने भी कोई कहेगा कि अब एक कार्यक्रम है 1 बजे रात को, तो आपको भी लगेगा कि आप कौन सा कार्यक्रम बचा है। फिर मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि कौन सा कार्यक्रम है। तो बोले कि जो मैं बनारस का सांसद हूँ, जितनी यहाँ की परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं को मैं पहले दिन में देखने जाता था तो रास्तों में जाम लगता था, लोग परेशान होते थे। इसलिए मैंने तय किया है कि रात को जब रोड कम हो जाएंगी, लोगों का चलना बंद हो जाएगा, तब मैं इन प्रोजेक्टों को देखने जाऊंगा। अब 1 बजे उसके बाद वो देखने गए और रात वो जो बनारस के स्टेशन पे गए थे और एक तस्वीर उनकी आई थी सोशल मीडिया पे, रात में घड़ी के नीचे खड़े 1:14 थे तब। हाँ, 1 बजे वहां से निकले थे, वो सीधे मुझे लगता है 10-15 मिनट में वहां पहुंच गए होंगे। और पूरी रात मुझे लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे उन्होंने निरीक्षण किया वहां पर। उसके बाद पुनः प्रातः 8 बजे फिर से वो तैयार होकर आ गए।
तो ये आप गर्व से बता रहे हैं या चिंता से बता रहे हैं कि आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप नहीं, हम सीखते हैं उनसे, वो बोलकर नहीं, वो अपने कर्म से, उनसे यही तो प्रेरणा मिलती है, यही मार्गदर्शन है उनका। वो खुद करते हैं, जो खुद कर सकते हैं वही हो सकता है कि उनकी अपेक्षा रहती होगी। इसलिए निश्चित रूप से ये दबाव तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर है। उनके आने के बाद पूरे देश का वर्क कल्चर बदला है, तो यही बदला है कि काम सबको करना पड़ेगा, चाहे जो जिस क्षेत्र में हो। धामी जी, एक साधारण, आपने कहा आप साधारण परिवार से आते हैं, सैनिक के बेटे हैं। एक साधारण परिवार का बच्चा एक राजनीतिक दल में आता है, विधायक बनता है और आपके ओहदे तक पहुंचता है और 5 महीने का समय उसे मिलता है। अब जब चुनाव सामने नजर आ रहे हैं और हर चुनाव अपनी एक चैलेंज लेके आता है, आप जब इस चैलेंज को देखते हैं तो कहीं मन में आकलन होता है कि क्या मैं ये परीक्षा पास कर सकूंगा या नहीं? इससे कोई असमंजस होता है? नहीं, देखिए, मुझे कोई असमंजस नहीं है। मैं वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान में जो मुझे काम मिला है, मैं उस काम को पूरी मेहनत के साथ करता हूँ। एक एक क्षण और एक एक पल मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ, जितनी मेरे अंदर ताकत है, जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी ऊर्जा है, जितना मेरा विवेक कहता है, मैं उसको लगाता हूँ। इसलिए मैं आगे के बारे में नहीं सोचता हूँ, बाकी मैं भगवान पर और जनता पर छोड़ता हूँ। 5 महीने के कार्यकाल में आप क्या सोचते हैं, पुष्कर सिंह धामी किस काम के लिए जाने जाएंगे? देखिए, मैंने कुछ कोशिश की है यहाँ पर 5 महीने के कार्यकाल में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देशन है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसके आधार पर हमने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेही, कुछ वर्क कल्चर, कुछ बनाने की कोशिश की है। नो पेंडेंसी के आधार पर जो काम रुके हुए थे, उन कामों को हमने शुरू किया है। एक तरह से आज मैं घनसाली गया था, तो वहाँ भी मुझे, आज पहली बार आप प्रश्न कर रही हैं तो मुझे वहीं से ध्यान आ रहा है। तो कह रहे थे कि बहुत सारे काम जो हमारे रुके हुए थे, वो इस दौरान उन कामों को गति मिली है। और इस बार पहली बार हो रहा है कि हर बार जब चुनाव आते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले सारी मशीनरी ठप हो जाती है। आप देखेंगी तो अभी हमारे मुख्य सचिव रात को 11 बजे तक जो है सचिवालय में बैठे होते हैं। वो तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो शायद उससे पहले सब कुछ करना है। नहीं, लगातार काम चल रहा है। जैसे लोक सेवा आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, लोक सेवा आयोग का दफ्तर भी जो है 12 बजे तक खुला रहता है। नहीं तो क्या, चुनाव आ रहा है तो लोग कहते हैं कि अब तो काम करना नहीं है, अब तो जब नई सरकार आएगी तब देखेंगे। इस बार आप ही समझ लीजिए कि ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा होगा कि रात में भी लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल आज बार बार जो उठकर आया वो ये था कि लोकपाल बनाने का वायदा किया था आपने लोगों से, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है कि लोकपाल उत्तराखंड में कब बनेगा। नहीं, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। और तो लोकपाल की जरूरत नहीं है? देखिए, जहाँ पर अगर ऐसी कोई बात आती, कोई इस प्रकार का होता, तो लोकपाल जरूर हम लाते। और अभी मैं समझता हूँ कि जो है इस सरकार में कहीं से भी कहीं इस प्रकार की कोई गड़बड़ कहीं हुई नहीं, कहीं से कोई शिकायत भी नहीं आई। तो निश्चित रूप से भविष्य में देखेंगे इसको भी। आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, क्या आपकी पार्टी में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं दिखाई दिया आपको, किसी ने कहा? यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको प्रेशर नहीं लगता? सब बड़े लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, सब अभिभावक हैं, और मैं सबसे छोटा हूं, तो सबका स्नेह, दुलार, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सब मुझे मिल रहा है। तो पुष्कर धामी जी, पिछली बार अब तक 56 हुए थे, इस बार कितने होंगे? सीटों का आकलन बताइए। इस बार हमारी पार्टी ने दिया है अब की बार 60 पार। अब की बार 60 पार पॉसिबल है उत्तराखंड में हिस्ट्री और परंपरा देखने के बिल्कुल बाद? सब बदलेगा। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में सारी चीजें बदल रही हैं। देश के अंदर सब कुछ वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। आपने बिल्कुल टाइम्स नाउ नव भारत की लाइन ले ली है, क्योंकि हम कहते हैं टाइम्स नाउ नव भारत, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल भी नया बनेगा और देश में बदलाव भी आएगा और अच्छे के लिए आएगा। आपको आने वाले चुनाव के लिए और जल्दी स्वस्थ होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। A big round of applause, ladies and gentlemen. जोर से तालियां हो जाएं। दर्द में थे, चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है और संकल्प है वो अडिग रहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।